ज्योतिबा फूले जानते थे, और ज्योतिबा फूले ये जानते थे कि अंग्रेजों और मुगलों के पहले ब्राह्मणों ने हमको गुलाम बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति लिखा, मनुस्मृति जलाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति, तो हमारे ओबीसी के लोगों को क्या लगा? अरे मनुस्मृति शेड्यूल कास्ट के खिलाफ रही होगी, इसने जला दिया होगा। हमारे ओबीसी के लोगों को लगा कि मनुस्मृति शेड्यूल कास्ट के खिलाफ रही होगी, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने जलाया। हमारे लोगों को ये पता नहीं है कि बृहद्रथ मौर्य की हत्या के बाद में मनुस्मृति ब्राह्मणों ने लिखी, तो केवल शेड्यूल कास्ट के खिलाफ नहीं लिखी, ओबीसी के खिलाफ लिखी। क्यों? क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्र के कान में ज्ञान का एक शब्द पड़ जाए, शीशा पिघला कर डाल। सवाल यह है कि शेड्यूल कास्ट वाले तो गांव के दक्षिण दिशा में रहते, उनका तो ब्राह्मणों के घर का संपर्क भी बहुत कम रहता है, तो उनके कान में ज्ञान का शब्द पड़ने की संभावना कम है। लेकिन जो सेवा करने का काम है वो किसके जिम्मे था? यादव जी दूध दही घी पैदा करते तो देने का काम किसका था? खिलाने का काम किसका था? यादव जी का। पटेल जी अनाज पैदा करते तो किसका काम था? देने का, पटेल जी का। मौर्य जी साग सब्जी पैदा करते तो किसका काम था? मौर्य जी का। कुम्हार जी बर्तन बनाते, कहार जी पानी भरते, लोहार जी लोहे का सामान बनाते, बढ़ई जी लकड़ी का सामान बनाते। तो ये जो सारा का सारा सेवा करने का कार्यक्रम था, आज की तारीख में जिन जातियों को ओबीसी में डाला गया, उन्हीं जातियों के कंधे पर ये सारी की सारी जिम्मेदारी थी। और शूद्रों का केवल एक ही कर्तव्य था कि सेवा करो। पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण को, पढ़ाने का अधिकार ब्राह्मण को, धन संपत्ति रखने का अधिकार ब्राह्मण को, सारे प्रकार के शस्त्र उठाने का अधिकार ब्राह्मण को, सारे प्रकार का अधिकार ब्राह्मण को। शूद्र को क्या अधिकार? शूद्र को कोई अधिकार नहीं है, केवल सेवा करने का कर्तव्य है, क्योंकि सेवा करना कोई अधिकार नहीं है, ये कर्तव्य है। और ये कर्तव्य क्या कहकर के दिया? क्योंकि हमारे लोगों ने पूछा, पंडित जी हम सेवा करें तो क्या मिलेगा? बोला इस जन्म में कुछ नहीं मिलेगा। कहा इस जन्म में क्यों नहीं मिलेगा? कहा ये जन्म तो तुम्हारा बर्बाद हो गया। कहा वो कैसे बर्बाद हो गया? कहा ये इसलिए बर्बाद हो गया क्योंकि पिछले जन्म में तुमने खराब काम किए थे। तो जो खराब काम पिछले जन्म में किए थे उसकी वजह से तो शूद्र के घर में पैदा हो। अगर अगला जन्म सुधारना चाहते हो तो ब्राह्मणों की निष्काम भाव से सेवा करो। निष्काम भाव से सेवा का मतलब है कि कोई उम्मीद ही मत करो और सेवा करते रहो, कोई इच्छा मत करो, तो अगले जन्म में तुम भी ब्राह्मण हो सकते। तो हमारी हजारों पीढ़ियों ने ब्राह्मणों की निष्काम भाव से सेवा की, आज तक ब्राह्मण नहीं। कुछ लोगों ने हमको पूछा, पटेल जी आपको कैसे पता ब्राह्मण नहीं हुई? इस जन्म का तो पता है, अगले जन्म का आपका कैसे पता है कि नहीं हुई? तो हमने कहा देखो हमारे पास गणित है, उस गणित के हिसाब से हमारे लोग नहीं। बोले क्या गणित है? हमने कहा देखो देश में ब्राह्मणों की संख्या है 3.5% और हमारी संख्या है 52%। अगर हमारे में से आधे लोग भी ब्राह्मण हो गए होते तो ब्राह्मणों की संख्या बढ़ गई होती। वो बढ़ ही नहीं रही बल्कि घट रही है। आज की तारीख में अगर गिनती हो जाए तो 3.5 भी नहीं है, 2% पे आ जाएंगे। वो घट रही है, बढ़ नहीं रही है। तो इसका मतलब हमारे लोग ब्राह्मण नहीं हुए, ये मूर्ख बनाने का धंधा है। अगला जन्म तो है नहीं, जब अगला है ही नहीं तो अगले के चक्कर में जीवन भर तुम पंडित जी की सेवा करते रहो। तो ये कानून अंग्रेजों ने नहीं बनाया, मुगलों ने नहीं बनाया, ब्राह्मणों ने बनाया, लिख कर बनाया कि अगर शूद्र के कान में ज्ञान का शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघला कर डाल देना। आंख से देख रहे तो आंख में सोडा डाल देना चाहिए, उच्चारण करे तो जीभ काट लेना चाहिए, और अगर ब्राह्मण के बराबर आसन पर बैठ जाए तो पीछे का मांस काट के
निकाल लेना चाहिए। इतने भयानक कानून मुगलों को बहुत क्रूर कहा जाता है, मगर इतना भयानक कानून मुगलों ने भी नहीं बनाए जितने भयानक कानून अंग्रेजों ने बनाए। हमारे बहुत सारे लोग इसमें भी सोच रहे होंगे, क्योंकि पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों का तो सोचना काम है। वो हमको भी कहते हैं, पटेल जी आप गढ़े मुर्दे बहुत उखाड़ते हो, क्या मतलब है गढ़े मुर्दे उखाड़ने का, अब इस तरीके की बातें करने का, इसका क्या मतलब है? तो हमने कहा देखो भाई, अगर कोई ऐसा मुर्दा दफना दिया गया जिसकी हत्या कैसे हुई ये पता न चल रहा, तो मुर्दे को उखाड़ना पड़ेगा, उसका पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताएगी कि उसकी हत्या कैसे की गई। अगर हमने अंग्रेजों को भगा दिया, मुगलों का राजपाट खत्म कर दिया, बचे खुचों को पाकिस्तान दे दिया, चले गए, फिर भी हमारी समस्या जो की त्यों ही बनी है। अभी कोई बोल रहे थे कि उनकी बेटी ऑल इंडिया लेवल पे तीसरे रैंक पर थी, और जब पंडितों ने उसको नंबर दिया इंटरव्यू में तो रैंक से ही बाहर हो गई। ये आज क्यों हो रहा है? तो अगर बीमारी का कारण नहीं खोजेंगे तो इलाज कैसे होगा? बुद्ध कहते हैं समस्या है तो कारण है, कारण का निवारण है। तो अगर समस्या आज भी है तो उसकी जड़ में क्या है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कभी कभी हम लोग डॉक्टर को दिखाते हैं, कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर दवा देते हैं, और दवा देने के बाद जब ठीक नहीं होती है बीमारी, दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को दोबारा दिखाते हैं, डॉक्टर पूछते हैं क्या इस प्रकार की कोई बीमारी आपके पिताजी को भी थी? अच्छा, पिताजी को नहीं थी, क्या बाबा जी को थी, चाचा जी को थी, नाना जी को थी, मामा जी को थी? क्यों पता करते हैं? इसलिए पता करते हैं कि ये बीमारी अभी नई नई आई है या पहले से ही चली आ रही है। अगर नई आई है तो उसका इलाज है, और अगर पहले से चली आ रही है वो समझ करके उसके हिसाब से उसका इलाज करना पड़ेगा। तो ये जो हमारी बीमारी है ये नई नई नहीं है, नया समझकर हमारे डॉक्टर इलाज कर रहे इसलिए फेल हो रहे। ये बीमारी नई नहीं है, ये बीमारी पुरानी है। इसलिए ये बीमारी किसने पैदा किया, कौन कौन से डॉक्टर हुए, उन्होंने कौन कौन सा नुस्खा बताया, कौन कौन सा इलाज बताया, उसका कितना फायदा हुआ, कितना नहीं हुआ, अभी उसमें और क्या दवा ऐड करनी चाहिए, ये सारा जब विचार होगा तब जाकर के इस मर्ज का कोई इलाज हो पाएगा। इसलिए मैं ये सारी बातें आपको बताने का काम कर रहा हूं, क्योंकि हमारे लोग पढ़ते नहीं। अभी ये हमारे रिटायर्ड अधिकारी जो है वो बोल रहे थे कि मैंने तो बहुत लोगों को कोशिश किया कि पढ़ो, वो पढ़ते ही नहीं। तो ये पढ़ते नहीं ये समस्या है, सुनते नहीं ये भी समस्या है, लेकिन हमको सुनाने के लिए भी तैयार करना पड़ेगा, पढ़ाने के लिए भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली लोग तो हमारे हैं, और लोगों को तैयार किए बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। लोग हमारे हैं, हम बदल तो सकते नहीं। लोग हमारे हैं, जैसे हैं तैसे हैं हमारे। अब जब लोग हमारे हैं तो उनको ही हमको तैयार करना पड़ेगा। कैसे तैयार करना, ये हुनर, ये योग्यता, ये हमें खुद ही अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। तैयार तो उन्हीं को करना पड़ेगा, और बगैर लोगों को तैयार किए बगैर हम कितने बड़े विद्वान हो जाए, कितने बड़े ज्ञानी हो जाए, कोई मतलब नहीं है। कुछ बड़ा काम हो नहीं सकता है जब तक हम अपने लोगों को नहीं तैयार कर लेते, तब तक कोई बड़ा काम नहीं हो सकता है। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारे लोगों को थोड़ा दोस्त और दुश्मन की पहचान हो, नहीं तो हमारे लोग घबराने लगते और क्या कहते, अरे पटेल जी ब्राह्मणों के विरोध में इतना नहीं बोलना है। तो हम विरोध में कहां बोल रहे हैं? मान लो किसी ने हमको 10 डंडे मारे और हमने कहा भला आदमी हमको 10 डंडे मारा, ये उसका विरोध है, उसका विरोध है, इसको विरोध करते हैं। अरे उसने मारे, हम तो केवल बता रहे हैं उसने मारा हमको, ये विरोध का है। उन्होंने
वर्ण व्यवस्था बनाई, उन्होंने जाति व्यवस्था बनाई, उन्होंने छुआछूत पैदा किया, उन्होंने महिलाओं की गुलामी किया, उन्होंने आदिवासियों का सेग्रीगेशन किया। सारा जो आज देश में समस्या पैदा है, ये पैदा ब्राह्मणों ने किया, ब्राह्मणों ने पैदा किया। हम केवल बोल रहे हैं, और हम बोल रहे हैं तो हमारे ही कुछ लोगों को लगता है पटेल जी इतना तो नहीं बोलना चाहिए ब्राह्मणों के विरोध में। अरे विरोध में बोल ही नहीं रहे, जो किया उतना ही बता रहे किया। क्योंकि क्या है, हमारे लोगों के साथ रोज होता है, लेकिन एहसास नहीं है, और एहसास के बगैर परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन क्या है, संगठन कैसे बनता है? जब जिसको जिसको एहसास है तो वो संगठित होता है परिवर्तन के लिए। आदमी परिवर्तन के लिए क्यों संगठित होगा? अगर उसको एहसास नहीं कराया जाएगा तो परिवर्तन के लिए क्यों संगठित होगा? अगर परिवर्तन के लिए संगठित करना चाहते हो तो एहसास कराना पड़ेगा। ज्योतिबा फूले जब ब्राह्मण मित्र की बारात में गए और ब्राह्मणों ने उन्होंने धक्का मारकर उनको बाहर किया, तो ज्योतिबा फूले को एहसास हुआ, और ज्योतिबा फूले को एहसास हुआ तो ज्योतिबा फूले ने तय किया, ये मेरा केवल अपमान नहीं हुआ, समाज में लाखों लोगों का अपमान रोज हो रहा है, लेकिन उनको एहसास ही नहीं है। जब उनको एहसास नहीं है तो अपमान के विरोध में खड़े भी नहीं हो रहे। तो एहसास कराने का काम ज्योतिबा फूले ने अपने हाथ में लिया कि हम लोगों को एहसास कराएं। अपमान तो सबके साथ हो रहा है, घटनाएं सबके साथ हो रही है, जो जिस क्षेत्र में है वहां हो रही है, जो अधिकारी कर्मचारी है उसके फील्ड में हो रही है, जो आम आदमी है वो जहां है वहां हो रही है, जो राजनीति में है नेता है उसके साथ वो जहां है वहां हो रही है। अखिलेश जी का भी घर शुद्ध किया गया, मुख्यमंत्री का। राष्ट्रपति जी हमारे रामनाथ कोविंद जी जब पुष्कर के मंदिर में गए तो उनको पंडितों ने अंदर ही नहीं जाने दिए। हो तो सबके साथ रहा है, बड़े के साथ भी हो रहा है, छोटे से छोटे के साथ भी हो रहा है, लेकिन उसका एहसास जब तक नहीं होगा तब तक वो संगठित नहीं होंगे, और जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक इस लड़ाई को लड़ा नहीं जा सकता है। तो इसलिए ये एहसास कराने के लिए ये बातें बताने के पीछे का मकसद है। तो ज्योतिबा फूले इस बात को जानते थे, और ज्योतिबा फूले ने अंग्रेजों को के खिलाफ लड़ाई को रिजेक्ट कर दिया। बोला अंग्रेजों को बाद में देखेंगे, पहले ब्राह्मणों की आजादी से, गुलामी से आजादी लेना है, क्योंकि अंग्रेजों और मुगलों के पहले ब्राह्मणों ने हमको गुलाम बनाया है। और अंग्रेज तो आए तो पढ़ने लिखने को, उन्होंने ये भी कहा अंग्रेज तुम्हारे लिए देवदूत है, और जब तक है तब तक आजाद हो जाओ ब्राह्मणों की गुलामी से, नहीं तो अंग्रेज चले जाएंगे, ये फिर तुमको गुलाम बना ले। ज्योतिबा फूले तो इतना सतर्क कर रहे थे। हमारे साहू महाराज राजा थे, तिलक साहू महाराज के पास गए, और तिलक जी ने साहू महाराज को कहा कि महाराज देश में आजादी की लड़ाई चल रही, आप राजा हैं और लोकप्रिय राजा है, आप आ जाओ आजादी की लड़ाई में शामिल हो जाओ। साहू महाराज तो ब्राह्मणों को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, क्योंकि वो ज्योतिबा फूले को समझते थे, उनका आंदोलन चला रहे थे, वो तो बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, क्योंकि साहू महाराज ने सबसे पहले आरक्षण लागू किया। बहुत सारे राजा हुए देश में, लेकिन साहू महाराज के मुकाबले की सोच रखने वाला राजा और काम करने वाले राजा कम ही है इतिहास में। साहू महाराज ने जब पहली बार आरक्षण लागू किया तो एक ब्राह्मण वकील साहू महाराज के पास गया और साहू महाराज को कहने लगा, महाराज क्या कर दिया आपने, इससे तो अयोग्य लोग आ जाएंगे। तो साहू महाराज ने कहा अच्छा। तो उस वकील को लेकर अपने अस्तबल की तरफ साहू महाराज गए और अपने नौकरों को आदेश दिया, एक जगह चने का ढेर लगा दो और सारे घोड़ों को खोल दो। एक जगह चने का ढेर लगा दिया गया, सारे घोड़ों को खोल दिया गया। तो जो मजबूत घोड़े थे वो आगे डट कर खा रहे थे, जो थोड़ा कमजोर घोड़े थे वो झपट्टा लगाते थे, मुंह में जितना आता था लेके पीछे खड़े होके खाते, और जो निरीह और कमजोर टाइप के घोड़े थे वो पीछे खड़े होकर के केवल देखने का काम कर रहे थे। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने हिस्से का चना भी खा ले, उसमें से लेंगे। तो उस ब्राह्मण वकील ने कहा, महाराज क्या कर दिया आपने, इससे तो कमजोर घोड़े खाने बगैर मर जाएंगे। तो साहू महाराज ने कहा, वकील
यही तो आरक्षण है, यही तो आरक्षण है कि सबको सबका हिस्सा मिल जाए। तो जब मैं इंसानों के साथ न्याय करता हूं, जानवरों के साथ न्याय करता हूं कि जो जानवर जैसा भी है उसके हिस्से का जो खाना है उसे मिल जाना चाहिए, तो उसी प्रकार से इंसानों के साथ न्याय कर रहा हूं, इसलिए तो आरक्षण व्यवस्था लागू कर रहा है। दूसरे ब्राह्मण लोग जो कर्मचारी थे साहू महाराज के राज्य में, उन्होंने कहा महाराज इससे तो अयोग्य लोग आ गए, जैसे आज कहते हैं आरक्षण से तो अयोग्य लोग आ जाते हैं, इनके पास मेरिट नहीं। तो साहू महाराज ने उन कर्मचारियों को कहा